Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today topic is about ethical issues in behavioral research. स्टूडेंट्स, जिस तरह हर प्रोफेशंस के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मोरालिटी बेस्ड प्रिंसिपल्स होते हैं और उसके बगैर उस प्रोफेशन को करना डाउटफुल और क्वेश्चनेबल बन जाता है, इसी तरह रिसर्च में भी हमारे पास एथिकल इश्यूज हैं कि रिसर्च की कंडक्शन में जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसे कुछ एथिकल इश्यूज हैं, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. इसमें पीपल डिसएग्री ओवर स्पेसिफिक रिसर्च प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रिंसिपल्स कि रिसर्चर्स के बीच में भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं कि कौन से प्रैक्टिसेस को किया जाए और कौन से प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाए. So it is very difficult to determine the right or wrong in research conduction. Normally रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं. एक को हम कहते हैं डियंटोलॉजी. डियंटोलॉजी के मुताबिक कुछ ऐसे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कि जिनको हर माशरे में, हर कल्चर में बुरा समझा जाता है, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए. So the purpose of a researcher in deontology is that those principles which are morally wrong shall never be performed. For example, कि जिस तरह हमारे पास lying है, जिस तरह stealing है, तो cheating है, या किसी को आप तकलीफ़ दे रहे हो, तो ये तमाम वो morally accepted principles हैं, और इस तरह बाकी कि जिनको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए. तो कोई भी रिसर्च अगर इन मोरल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी रिसर्च नहीं करनी चाहिए. फिर सेकंड हमारे पास जो अप्रोच है उससे हम कहते हैं एथिकल स्केप्टिसिज्म. इसके मुताबिक मोरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ रिलेटिव हैं एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एथिकल प्रिंसिपल्स या रूल्स वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कॉन्शियस पे, या जो रिसर्चर है उसकी अपनी कॉन्शियस पे, अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है. तो रिसर्चर खुद अपने अंदर जान के देखेगा कि क्या वो जो रिसर्च कर रहा है, जो प्रैक्टिसेस वो कर रहा है, क्या उसका ज़मीर उसकी इजाज़त देता है. तो अगर रिसर्चर सेटिस्फाइड है कि इसको करना चाहिए, तो ऐसे रिसर्च को फिर परफॉर्म किया जा सकता है. तो लिहाजा रिसर्च एथिक्स को बाहर से नहीं, बल्कि रिसर्चर अपने अंदर से, जो उसके अंदर की आवाज़ है, उसको सुन के रिसर्च करता है, और जो भी उसे बेहतर लगता है फॉर रिसर्च पर्पस, तो वो उसको कर सकता है. इसके बाद जो तीसरा अप्रोच है उसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच. यूटिलिटेरियन अप्रोच जिस तरह नाम से जाहिर है कि ऐसी रिसर्च जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे रिसर्च को करना चाहिए. तो कुछ ऐसे रिसर्चेस जहाँ पे हमारे पास नुकसानात आते हैं, उसकी कॉस्ट आती है, तो साथ में फिर हम उसके बेनिफिट्स को भी देखते हैं, और फिर हम कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं कि क्या उस रिसर्च के फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसके नुकसानात हैं या जो उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. तो अगर बेनिफिट ज़्यादा हुए तो फिर ऐसी रिसर्च हम कर सकते हैं, और अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हुए, उसके हार्म्स ज़्यादा हुए, उसके नुकसानात ज़्यादा हुए, तो फिर ऐसी रिसर्च से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी रिसर्च को नहीं करना चाहिए. अब रिसर्च में कौन से वो एथिकल इश्यूज हैं, कौन सी गाइडलाइंस है जिसको एक रिसर्चर ने फॉलो करना है. तो रिसर्चर्स की रहनुमाई के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट डिक्लेरेशंस और डिफरेंट रिपोर्ट्स वक्तन फ़वक्तन पब्लिश्ड हुए हैं. तो इसमें कुछ
जिस तरह डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है 1964, इस तरह बेलमाउंट रिपोर्ट है, इसी तरह द गाइडलाइंस गिवन बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है, और इसी तरह गाइडलाइंस गिवन बाय EPA विच स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस। तो इनकी गाइडलाइंस को बेसिकली रिसर्च में फॉलो करते हैं। सो दे आर अ सोर्स ऑफ beacon light for the researchers to follow the guidelines given by these reports and these organizations. If we focus on APA, so APA provides code of conduct and ethical principles in therapy, in evaluation, in teaching and research. तो APA की जो गाइडलाइंस है वो रिसर्च में भी है, वो टीचिंग में भी है, वो एवेल्यूएशन में भी है। जब हम एवेल्यूएशंस करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स की या डिफरेंट थेरेपीज़ की, और इसी तरह जब एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट जो थेरेपी कर रहा है तो उसके लिए भी जो गाइडलाइंस हैं या कोड ऑफ कंडक्ट है ये सारे EPA ने दिए हुए हैं। So the guidelines about research is basically related to humans or animals, and if the research is on children, then there are additional safety standards and safety rules and guidelines given for the protection of the welfare of children. तो ये guidelines if any research involving humans है या animals है या children है तो उसके हवाले से हमें मिल जाती हैं। Now, what is the approach of EPA regarding ethics, ethical guidelines or doing research? So remember the EPA approach is mostly utilitarian, जिसका मतलब ये है कि EPA अलाउ करता है कि अगर आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, तो अगर कॉस्ट कम है और बेनिफिट उसका ज़्यादा है तो ऐसी रिसर्च को परफॉर्म किया जा सकता है in the larger interest of human welfare and to understand the different behavioral issues regarding psychology or behavioral science. Before we discuss the different research guidelines, let us understand the cost and benefit analysis while doing research. So what are the different costs when we do a research? So we can divide these costs into minor cost and major cost and other cost. So let's discuss the minor cost first. Minor cost में आते हैं कि जो टाइम या एफर्ट पार्टिसिपेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका यूज़ हो रहा है इन द रिसर्च, सो दीज आर द minor cost. So how much time is being invested by the participants and how much effort or activities which are performed by the participants. So we have to keep in mind because these are coming under the minor cost. मेजर कॉस्ट में हमारे पास वो थ्रेट्स हैं या वो रिस्क है जो कि पार्टिसिपेंट्स क्यों इन्वॉल्व है, जो कि पार्टिसिपेंट्स को हो सकते हैं, एंड दिस रिस्क और थ्रेट्स इफेक्ट और मे इफेक्ट द मेंटल और फिजिकल वेलफेयर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि कुछ रिसर्चेज ऐसी होंगी जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे या हम उनसे डेटा लेंगे और इसी डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में हमारी जो रिसर्च है इट कैन कॉज सोशल डिस्कम्फर्ट टू द पार्टिसिपेंट्स, इट कैन आल्सो इफेक्ट देयर सेल्फ इस्टीम और इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ stresses and boredom, anxiety, pain, or even their confidentiality or their privacy is at stake. So these are coming under the major cost. And then comes the other cost. Other cost में रिसर्चर जो अपना टाइम दे रहा है because that's also one of the cost of the researcher. And similarly the resources used by the researcher is coming under the other cost. इसी तरह sometime the research may be a threat to the society, group or the profession itself. कि कुछ रिसर्चेज में ऐसी होती हैं जहाँ पे हम जो सोसाइटी है या जो सोशल सेटअप है उसके डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं या डिफरेंट उसकी एस्पेक्ट्स हैं वो रिवील होते हैं जो कि समटाइम दे आर अ थ्रेट टू द दैट पर्टिकुलर सोसाइटी
because the group or the people do not want such kind of um, such kind of exposure which are a weakness on the part of that society. तो हमने रिसर्चर में इस इन तमाम कॉस्ट को देखना है कि क्या ये कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रहे, क्या ये जो रिस्क है या जो थ्रेट्स हैं इनका लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये हमारे कॉस्ट में आएंगे। अब इसके कंपैरिजन में हम रिसर्च रिसर्च की बेनिफिट को भी देखेंगे कि क्या जो बेनिफिट्स हैं वो इन कॉस्ट से ज़्यादा है कि नहीं है। So let us go towards the benefit. So here we discuss some of the potential benefits of behavioral research. The first benefit of a researcher may be the enhancement of knowledge or understanding of behavioral process. और ये इसका बेसिक नीड होती है, या बेसिक रिसर्च जिस तरह हम करते हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, या जो भी बिहेवियरल प्रोसेस है या उसका कॉज और इफ़ेक्ट है तो हमें उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आपने इस एस्पेक्ट को देखना है कि क्या आपके रिसर्च से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या ज़्यादा इन्हेंसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो रही है। तो अगर आप एक बड़ी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा डिस्कवरीज अब आ रही हैं, then we can allow such kind of research. The second is the research may help in improvement of research or assessment techniques. So if our research aims at and it helps in understanding the different techniques involved in research, then such kind of research may also be allowed. The third is the benefits to the human or the animals, कि अगर आपकी रिसर्च इंसान के किसी फ़ायदे के लिए है या एनिमल्स की वेलफेयर के लिए है, या it helps in the improvement in the learning process or in the instruction or teaching process, or your research helps in understanding drug therapy or discovering more if, effective drug therapy, then such kind of research may also be allowed. The fourth is the benefit to the researcher herself. अगर एक रिसर्चर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसके रिसर्च से, तो ये भी हमारे पास उसका एक पोटेंशियल बेनिफिट है कि सम टाइम द रिसर्च इज़ हेल्पफुल फॉर द रिसर्चर बिकॉज इट्स अ जॉब रिक्वायरमेंट और इट्स द कैरियर रिक्वायरमेंट, and based on his research or her research, the researcher may also get promotion. Sometimes it is also the educational requirement, so it helps the researcher to attain a particular requirement or a particular degree. जिस तरह हमारे पास जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए रिसर्च करना, उनके लिए थीसिस लिखना या डिसर्टेशंस करना ये एक अहम रिक्वायरमेंट है, और इसकी बेसिस पे उनको बेनिफिट ये मिलता है कि दे गेट द डिग्री। एंड द हाईएस्ट बेनिफिट of the research is the pleasure of doing research itself. कि research or doing research is also self-satisfaction, and that satisfaction comes from within the researcher. The last is the benefit to the participants. कि कुछ रिसर्चेज में हमने ये भी देखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ। हमने जो इंटरवेंशन की है, हमने जो उनसे डेटा कलेक्ट किया, या हमने उनको जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, उन एक्टिविटीज़ से, उन एक्सपेरिमेंटेशन से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ, उनको उनकी नॉलेज बेस में इजाफ़ा हुआ, या उनकी बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आई, then again these are some of the benefits of the researcher. Now the question is there any need of an independent agency, an organization that look for a research whether the benefit of the research is more than the cost, then that research is allowed, or the research shall be stopped and shall not be given permission. तो क्या हमारी ऐसी किसी एजेंसी की ज़रूरत है? तो इसमें हम ये समझते हैं कि जो पहली रिसर्चेज हैं उसमें हमारे पास ऐसी कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशंस का वजूद नहीं था। तो जो भी रिसर्च होती थी इट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ।
So a research will be taken by a researcher if he thinks that that kind of research is allowed, and therefore the researcher himself was the agency that was looking after doing a research. But remember, that's not objective, क्योंकि इसमें रिसर्चर खुद अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने डिसीजन के मुताबिक या अपने बेनिफिट्स के मुताबिक वो फैसले करता और वो अपना रिसर्च कर लेता। तो लिहाजा यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सी रिसर्चेस में देर वॉज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन participants, and therefore such kind of researches were harmful to the welfare of human or the non-human or the animals which were involved, and this was mostly taken in medical research. So there is a need for an independent agency that can look after every research that has to be conducted. जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिसर्च जिसमें ह्यूमन या नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स या एनिमल्स इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हमारे पास एक एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि उस रिसर्च वर्क को पहले देखती है कि क्या इस रिसर्च की इजाज़त दी जाए कि नहीं दी जाए। और ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये हमारे पास जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे मौजूद होती है। तो किसी भी रिसर्च को करने से पहले that research proposal is forwarded or is presented in to that independent agency and then the approval is sought. तो अगर उसकी अप्रूवल मिल जाती है then that research is taken by the researcher. और इसमें जो अक्सर हम देखते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या जिसको IRB कहते हैं, तो ये मशहूर है और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास IRBs होते हैं जो कि रिसर्च को देखते हैं और उनकी अप्रूवल ज़रूरी है। तो IRB रिसर्च को रिव्यू करता है जो भी प्रपोज़ल है और फिर उसके मुताबिक वो फैसला देता है कि क्या जो रिसर्च है उसको अप्रूव किया जाए या उसको चेंज करके मॉडिफाई किया जाए, या अगर रिसर्च का हार्म ज़्यादा है, उसके थ्रेट्स ज़्यादा हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो फिर ऐसे प्रपोज़ल को वो रिजेक्ट कर देते हैं और फिर ऐसी रिसर्च को अंडरटेक नहीं किया जा सकता, एंड दैट रिसर्च इज़ देन स्टॉप्ड। Now let us quickly discuss the different kind of ethical considerations or ethical guidelines which shall be followed while doing any kind of research involving human or non-human. तो उसमें पहले हमारे पास आता है इनफॉर्म कंसेंट, कि आपने जो भी रिसर्च करनी है आपने पहले इसकी मंजूरी लेनी है, आपने अप्रूवल लेनी है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आर दे विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। और अगर पार्टिसिपेंट्स आपकी इनकार कर दें कि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च, then they cannot be and they can never be forced for research. So the first step is that we inform the participants and we take their consent to be a part of research. और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उन रिसर्चर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताते हैं कि हमारा जो रिसर्च है उसकी नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है और हम ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं। तो अगर पार्टिसिपेंट्स आपकी रिसर्च के लिए एग्री हुए then that kind of research can be conducted. So the first is to take the approval or the consent from the researcher. Any potential harm or discomfort shall also be informed to the participants so that they can know that there is any the particular research can also be have some harmful consequences. The consent from the participants can be taken as in written form or it can also be taken in oral form. तो अगर रिटन फॉर्म में है तो हम उनसे पेपर पे ले लेते हैं, या sometime the researcher announced orally to the participants, but remember this shall be then conducted in the presence of a witness, ताकि वो इस बात का विटनेस करें कि आपने उनसे कंसेंट ली है और आपने रिसर्च जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ड्यूली इन्फॉर्म किया है। The second is
confidentiality, which means that you tell the participants that the data from them is only for research purpose and their privacy will be kept in mind. All the data will be kept confidential and will not be exposed. तो उनके नाम कभी भी आप नहीं बताएंगे कि किन लोगों का डेटा आप एक्सपोज कर रहे हैं। रादर हम सिर्फ डेटा को कोड करते हैं, डेटा को रिपोर्ट करते हैं और हम पार्टिसिपेंट्स के जो नाम है उनकी या ऐसी कोई भी इंडिकेशन या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे उन बंदों की आइडेंटिफिकेशन हो, हम उसको नहीं लिखते, हम उसको अवॉइड करते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं कि वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी में हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पार्टिसिपेंट्स कि समटाइम when we expose the participants or when the data is not kept confidential, then it may have negative effects on the participant कि जिस तरह हम डेटा लेते हैं on different kind of phobias और उसमें participants अपने different phobias discuss करते हैं या कि उनको कौन सी diseases हैं या उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कौन सी हैं या उनकी रिलीजियस बिलीव्स कौन से हैं। तो ये तमाम वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हैं जो कि अक्सर हमारे पार्टिसिपेंट्स नहीं चाहते कि वो एक्सपोज्ड हों एंड द डेटा कैन ओनली बी रिपोर्टेड बट ओनली anonymously. How we kept the research confidentiality? Remember, it can be ensured through anonymity or using pseudonyms. कि हम उनके नाम नहीं मेंशन करते अपने रिसर्च में, तो हम उनको पार्टिसिपेंट्स 1 या पार्टिसिपेंट 2 रेफ़र करते हैं या हम सम टाइम उनके जो एक्चुअल नाम है उनकी जगह हम अपने आप से कोई डमी नाम सजेस्ट करते हैं। सो वी टेक सम डमी नेम्स एंड दीज आर कॉल्ड स्यूडोनिम्स। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर फर्ज करें आपने डेटा अहमद से लिया है तो हम अहमद को लिखते नहीं हैं बल्कि हम उसको अपने आप से एक और नाम बता देते हैं और हम कहते हैं कि लेट्स दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम गुल। तो गुल is not a part of our research and therefore we have kept the confidentiality of Ahmed by using a name which does not exist, and these are called pseudonyms. The third ethical guideline is that the coercion to participate, which means that we shall never force the participants to be a part of our research. So sometimes we see that the participants are forced to be a part of the research. ठीक है, हमने उनको उनको इन्फॉर्म भी कर दिया, हम उनसे कंसेंट भी ले ली है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो समझते हैं कि दे आर बीइंग फोर्स्ड towards the research because there is a particular pressure which is coming from inside or from the outside which is making the participants to join the research. और ये उस वक्त होता है कि जब हम देखते हैं कि किसी रिसर्च में प्रेशर फ्रॉम पीयर या फ्रेंड्स आता है कि जो रिसर्च होती है वो आपके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं या आपके पीयर ग्रुप कर रहे होते हैं और वहाँ पे आप उनको नो नहीं कह सकते हो, आप इनकार नहीं कर सकते हो और इसीलिए आपको उस रिसर्च का पार्ट बनना पड़ता है। या ये होता है कि अक्सर जो पार्टिसिपेंट है वो ये देखता है कि उसके ज़्यादातर जो दोस्त हैं या जो फ्रेंड्स हैं या जो क्लास है वो उस रिसर्च का पार्ट बन गए हैं और इसीलिए वो भी सम टाइम फोर्स हो जाता है टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च बिकॉज अदरवाइज ही विल बी लेफ्ट अलोन। और इसी तरह जब एक कोर्स का इंस्ट्रक्टर अपना रिसर्च कर रहा होता है, एक प्रोफेसर अपनी रिसर्च कर रहा होता है, तो वो अपनी क्लास में जब रिसर्च करता है तमाम पार्टिसिपेंट्स या जो क्लास पार्टिसिपेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसमें ज्वाइन होना पड़ जाता है। उनके लिए वो एक कंपल्शन होती है कि वो ना चाहते हुए भी उस रिसर्च का पार्ट बन जाते हैं एंड दे आर फोर्स्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च। इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर या जो मैनेजर है या जो बॉस है वो अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है सॉरी अगर वो कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो वो डेटा कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर फोर्स्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च। और इसी तरह जब थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स अपने पेशेंट से डेटा लेते हैं तो यहाँ पे पेशेंट्स भी जो है
वो somehow they are forced to be a part of research, क्योंकि वो समझते हैं कि if they refuse to be a part of research, then this will bring negative consequences for them. So if a student refuses to be a part of a professor research, then the student fear that it may also affect his academic performance, or the employees fear that they may be kicked out of the job and they will lose their job, or the patients fear that the doctors will not take care of them and therefore their therapy or their treatment will be affected. इसी तरह sometime the researcher offer excessive financial incentive to the participants, कि वो अनाउंस करता है कि अगर आप इस रिसर्च में हिस्सा लेंगे या आप ये डेटा हमें देंगे तो there are different kind of rewards for this, or different kind of prizes or gifts while you fill this kind of research, or if you participate in this online research, then there are different kind of gifts or different kind of incentives is involved. So this is also forcing the participants to go for the financial incentive and participate in the research. Or similarly, the researcher may also invite different kind of grades कि अगर आपने इस रिसर्च में हिस्सा लिया then that will be marked for assignment or quiz or different kind of scoring, and they will get good grades. So these kind of incentives are also coming in coercion, and they are forcing the participants towards research. The fourth is called deception. Deception means preventing the participants from knowing the true purpose of a study, which means that here the researcher gives false information to the participants about the actual purpose of a study. So the actual or the true purpose of the study is not revealed. It is not given to the participants because the researcher believed that if the participants are given the true purpose of a study, then they will not become a part of the study. So the participants are actually misguided by the researcher in this particular kind of research. It involves using an experimental confederate who poses as another participant or an uninvolved bystander. तो डिसेप्शन में ये भी आता है कि जो रिसर्चर है वो अपना एक पार्टिसिपेंट्स जो कि उसका रसदार है, जो कि उसके साथ शामिल है, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ वो लिंक कर देता है, और पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता कि ये जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है ये एक्चुअली रिसर्चर के साथ मिला हुआ है, तो वो उससे डेटा निकाल रहा है, उससे डेटा डिडक्ट कर रहा है, और उसे पता भी नहीं होता, वो समझता है कि वो भी एक पार्टिसिपेंट है. सो इन दिस वे द पार्टिसिपेंट्स आर डिसीव्ड समहाउ that the other participants are also being the same participants in the research process, but they are not, rather they are with the researcher, and the aim is to collect data from the participant. Similarly, the researcher gives false feedback to the participants कि जो एक्चुअल जिसने डिस्कवर किया है, जो रिसर्चर एक्सप्लोर करता है, तो वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स को नहीं देता, रादर वो उनको गलत इंफॉर्मेशन दे देता है. जिसकी एग्जांपल ऐसी है कि रिसर्चर अगर एक अपने रिसर्च में ये एक्सप्लोर करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बहुत ही नेगेटिव व्यूज़ हैं या एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, या जिसकी वजह से दे आर नॉट क्वालिफाइड अ पर्टिकुलर टारगेट और अ पर्टिकुलर लेवल, लेकिन वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं उनके जो व्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं और वो बेहतर हैं. सो दिस मीन्स दैट the participants are believed in a false information or false feedback which is not required, and similarly giving incorrect information again coming under the same level. Then comes scientific misconduct. Scientific misconduct includes fabrication, falsification, and plagiarism, which means that while doing research,
the researcher plays with the data and the data is manipulated or the data is altered or changed in such a way that the researcher wants to portray a particular kind of stance or a particular kind of information. So while changing the data or altering the data or wrongly giving different informations will come under fabrication, falsification. And similarly, quoting other people's ideas as one's own or copying intentionally from other people's work without any references, without properly citing the original author comes under plagiarism, which should also be avoided in research. And this will amount to scientific misconduct. The next is questionable research practices, which means that there are certain practices which shall be avoided, which means that while there are different authors in a research or different researchers in a particular research, तो रिसर्चर ने ये भी देखना है कि वो जितने भी ऑथर्स हैं उनके रोल के मुताबिक, उनकी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक उनकी प्लेसमेंट की जाए. तो जो फर्स्ट ऑथर होता है, ये जो मेन ऑथर है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन है और फिर इसी तरह जितनी ऑथर्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है तो इन द फॉर्म ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस उनके नामों को लिखा जाए. तो जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है तो उसके नाम को आखिर में रखा जाए और जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उनके नामों को या उनके जो नेम्स हैं वाइल पब्लिशिंग द रिसर्च तो उनको आगे रखा जाए. सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर एजेंसी ने या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च में काफ़ी हेल्प की है या कुछ पार्टिसिपेंट्स ने या कुछ लोगों ने काफ़ी हेल्प की है तो उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज किया जाता है. तो अगर उनकी एक्नॉलेजमेंट को ना किया जाए तो दिस इज़ आल्सो कमिंग अंडर साइंटिफिक मिसकंडक्ट, जिसकी मेन एग्जांपल ये है कि वाइल a student doing her research, so she properly acknowledge the effort of her supervisor or the internal members which helps or which provides the help to the researcher in that particular research process. इसी तरह हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे देर आर गिफ्ट ऑथरशिप विदाउट कंट्रीब्यूशन, कि जहाँ पे किसी ऑथर ने उस पर्टिकुलर रिसर्च में कोई काम नहीं किया होता, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. The author has never contributed in that particular research, but still the name of the author is written because there are different kind of reasons for writing the names of other people. So this is called gift authorship. While the authorship is not needed, it is not required, but the main researcher write the name of the other people just to just to give incentives or just for different reason that particular name is written. And the last is the unethical behavior while doing research, कि कुछ रिसर्चेस में जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अनएथिकल बिहेवियर्स इन्वॉल्व है तो उनको भी नहीं करना चाहिए, कि जिसमें हैरेसमेंट भी आ रही है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है कि वाइल रिसर्चर gives or goes for different kind of discriminations. Let's suppose it linked with people of different culture or different colors, and then that particular discrimination is maintained while dealing with different kind of groups, or failure to follow government regulations or those regulations which are given by the government, by the different agencies, or by the EPA or by the British Psychological Society, so they shall be followed. So while they are not followed, so this is also again coming in unethical behavior which shall be avoided. Then comes debriefing. Debriefing is briefing the participants or informing the participants after the research, so that the aim of this debriefing is to correct or reduce any misconceptions or harmful effect due to research. कि ऐसे हमारे पास रिसर्चेज होती हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिसर्च की वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई नुकसान हुआ होगा, उनकी किसी बिलीव्स में कोई चेंज आए होंगे, या देयर सेल्फ इस्टीम और देयर बिलीफ और देयर एटीट्यूड इज़ इफेक्टेड.
So the researcher then after the research informs the and hold a discussion with the participants, and the aim of this debriefing is to reduce the feelings of the participants or to help the participants avoid the harmful effect of the research. So debriefing is necessary in studies like effect of depression on learning, कि हमारे पास ऐसे स्टडीज़ जहाँ पे हम समझते हैं कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टडी ऑन डिप्रेशन ऑन लर्निंग, तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सम टाइम द रिसर्चर प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन की वजह से फिर वो लर्निंग पे उसका असर दिखता है। तो चूँकि डिप्रेशन रिसर्चर ने खुद बनाया है, तो लिहाजा इसके असर को ख़त्म करने के लिए आफ्टर द रिसर्च रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कशन करनी है, उसके साथ उन्होंने मीटिंग करनी है, और जहाँ पे उन्होंने उनको बताना है कि ये जो रिसर्चर है यहाँ पे आर्टिफिशियली डिप्रेशन क्रिएट किया गया था, तो इसका और कोई पर्पस नहीं है, एंड देयरफॉर द पार्टिसिपेंट शुड फील रिलीफ आफ्टर दिस काइंड ऑफ डिब्रीफिंग। इसी तरह द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, जहाँ पे रिसर्चर अल्कोहल या डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स पे उसका इफेक्ट जानना चाह रहा है, तो sometime the alcohol or the different kind of drugs may be administered, and therefore the debriefing is again necessary for this. And similarly the study on self-esteem or labeling participant as weak, कि कुछ studies में हम participants को बता देते हैं या participants को पता चल जाता है कि उन्होंने अच्छा perform नहीं किया, and therefore they were very weak or they failed in a particular activity which was performed or which was expected in a particular research, and therefore their self-esteem is affected, or they feel different kind of symptoms for this, or they feel unpleasant about this, and therefore the researcher may brief the participants that it was only a part of research, and actually all these activities were manipulated or they were administered, so that all the harmful effect of the research is minimized and is reduced. Let us discuss the ethical principles with animals. एनिमल्स या हम उसको नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स भी कह देते हैं। तो अगर किसी रिसर्च में हमारे पास एनिमल्स या नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, तो पहली तो ये है कि हमें या जो रिसर्चर है, द रिसर्चर शुड नो द guidelines, the research guidelines and the principles which are given while conducting research on such kind of non-human participants. So a researcher must know these guidelines and principles before conducting any research. The second is that while doing this research, it shall be monitored closely by a person who is experienced in the care and use of laboratory. कि इसको करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट बंदे का होना ज़रूरी है, ऐसा एक्सपर्ट हु इज़ एक्सपर्ट इन द एनिमल केयर, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट में कोई भी ऐसा हार्मफुल इफेक्ट आ रहा हो, कोई भी पेन आ रही हो टुवर्ड्स द नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, or any kind of injury is involved, then that can be taken care of by the person who is expert in the animal care. And for this, a veterinarian must be available for consultations, कि हमारे पास जो एनिमल केयर में महारत रखता है, जो कि एनिमल डॉक्टर है या एनिमल केयर के बारे में उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, so that person is always available for consultation. Also, the animals must be kept in humane and healthful conditions, and therefore we should not uh, do any kind of inhumane or cruel behavior to the animal. The researcher shall also ensure that reasonable effort is performed to minimize the discomfort or the pain or illness or infection that may occur while the research on animals. Justification is needed if pain or discomfort is required. जिसका मतलब ये है कि अगर किसी रिसर्च में एनिमल्स को पेन या डिस्कम्फर्ट पॉसिबल हो कि आ रही हो, तो ऐसे रिसर्च में देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन कि व्हाई दिस काइंड ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट इज रिक्वायर्ड,
which means that we shall look at the benefit of giving the pain कि अगर हम ये cost जो कि pain है या discomfort है अगर हम ये दे रहे हैं then we shall have a higher benefit or a greater benefit to go for such kind of cost. And with this we come to the end of today's topic. I hope you understand. I wish you good luck. Allah Hafiz.